हाँ जी मेरे बायोलॉजी के प्यारे प्यारे बच्चों, आज का सेशन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है एक्शन पोटेंशियल। कल मैंने आपको रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल पढ़ाया था, आज मैं आपको एक्शन पोटेंशियल पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर आकाशदीप है एंड आई एम परसुइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन द डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी। तो अब रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, दोनों में क्या अंतर है जल्दी से जान लेते हैं। रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल लगभग हमारी बॉडी के सारे सेल्स में मिलते हैं। रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल जो होता है वो नेचुरली है, सेल के अंदर बना हुआ है, ठीक है, उसके लिए स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ती। एक्शन पोटेंशियल के लिए स्टिमुलस की जरूरत पड़ती है। तो एक्शन पोटेंशियल क्या सारे सेल्स में मिलता है? जी नहीं, एक्शन पोटेंशियल सिर्फ दो टाइप के सेल्स में मिलता है, एक्साइटेबल सेल्स है, लाइक न्यूरॉन एंड मसल। इतना समझ लिया आपने। सर हमें रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा बता दो। ठीक है, ये जो मैंने बनाया, ये जो लेवल है, दिस इज कॉल्ड एज रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू वेरी करती है -70 टू -90 मिली वोल्ट अलग अलग सेल्स में। ये जो मैंने ऊपर बनाया है दिस वन, ये कहलाता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो ये स्टार्ट, इसको मैं समझाऊं आपको तो मैं आपको दो टाइप के इंसान बताता हूं। एक कहता है कि सर मेरे को किसी ने छुआ, मेरे को मालूम नहीं पड़ा। एक कहता है सर मेरे को छुआ किसी ने, मेरे को बहुत मालूम पड़ा। समझ गए? तो इन दोनों प्राणियों के बारे में बात करेंगे। तो मैं पहले प्राणी के बारे में बात बता दूं आपको। वो कहता है कि मेरे को छुआ बट मेरे को मालूम नहीं पड़ा। ऐसा क्यों बोल रहा है, उसको हम एक्शन पोटेंशियल वाली भाषा में समझेंगे। देखो, ये रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल है, ये हमारा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। जब कोई छूता है तो हमारे सेल की मेम्ब्रेन में होते हैं सोडियम चैनल्स। जैसे ही किसी ने इंपल्स दिया, जैसे ही किसी ने छुआ, वो सोडियम आयंस अंदर आते हैं, क्योंकि सोडियम सेल के बाहर ज्यादा है, आया अंदर। क्लियर? चलो, पॉजिटिव अंदर आया। पता है आपको सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहर का सरफेस है, अंदर का सरफेस है, कैसा चार्ज होता है अंदर? नेगेटिव चार्ज होता है। जब सोडियम बाहर से अंदर आया, उसने कोशिश करी कि मैं इस नेगेटिव को थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ ले जाऊं, या दूसरी भाषा में कह लें कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बना दूं। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, तो कभी कभी स्टिमुलस उतना अच्छा नहीं होता कि इतना सोडियम आ जाए कि वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू -90 है, उसको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक ले आए, जिसकी वैल्यू लगभग -65 है। तो हमने स्टिमुलस दिया, सोडियम अंदर आया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो -90 था, इस सोडियम की वजह से हो गया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मान लिया -80, मान लिया -70, लेकिन ये -65 को नहीं छू पाया। मतलब इसने थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को नहीं छुआ। जब तक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को नहीं छुओगे तब तक इंपल्स पहुंचेगी नहीं, तब तक एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता। इसलिए उस इंसान को, जो प्राणी नंबर 1 था, उसको मालूम ही नहीं पड़ा कि वो किसी ने उसको छुआ है, बिकॉज उसके छूने में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस सोडियम इन्फ्लक्स को इतना कर दे कि ये जो आरएमपी है उसको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक ले आए। क्लियर? दूसरी बात होती है एक ऐसा प्राणी जो कहता है मेरे को छुआ और मेरे को मालूम पड़ा। अब ऐसा कैसे हो गया? देखो, मेरी बात गौर से समझना। सेम बात है, उसने इतनी स्ट्रेंथ से, उसका जो टच सेंसेशन था इतना ठीक था कि जो सोडियम इन्फ्लक्स हुआ उसमें इतनी ताकत थी कि इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचा दे, मतलब -65। जैसे ही वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को उसने छुआ और एकदम से उसमें बिजली जैसी कौन आई और वो एकदम से बढ़ा, जिसको मैंने बोला डीपोलराइजेशन। सर ये एकदम से क्यों बढ़ा? इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। पहले जो थ्रेशोल्ड तक जाने के लिए जो सोडियम इन्फ्लक्स हो रहा था वो सिंपल इंपल्स स्टिमुलेटेड सोडियम चैनल्स की वजह से हो रहा था। ठीक है सर ये थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के बाद ग्राफ एकदम से हाई क्यों पहुंचा? बिकॉज सेल की मेम्ब्रेन में कुछ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स थे। सर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्यों बोला? भाई मैंने इसलिए बोला बिकॉज इस थ्रेशोल्ड पर आने के बाद ही, इस वोल्टेज को अचीव करने के बाद ही वो स्टिमुलेट होंगे। समझ गए? सर जैसे ही वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को छुआ, वो जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल थे वो एकदम से खुले और बाहर से सोडियम का बहुत तेजी से इन्फ्लक्स हुआ। जब वो तेजी से इन्फ्लक्स हुआ तो अंदर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, जो माइनस पोटेंशियल था, वो सडनली पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगा। मतलब -65, -60, -50, -40, -30, 20, -10, 0 एंड देन +10। समझ गए? तो वो सोडियम ने +10 तक पहुंचा दिया। तो ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। इसने जो ग्राफ बना वो एकदम से स्पाइक आई इस तरीके से। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज द डीपोलराइजेशन इन सिंपल टर्म्स, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लक्स, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम आयंस।
क्योंकि ये बहुत थोड़े ही समय के लिए है। ये सोडियम इन्फ्लक्स एनसीईआरटी बोलती है सोडियम इन्फ्लक्स बहुत थोड़े ही समय के लिए होता है। उसके तुरंत बाद जब इस पीक पर पहुंचता है +10 पे पहुंचा, उस टाइम पे ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल हो जाते हैं बंद। क्लियर? बंद होने के बाद जैसे ये थ्रेशोल्ड था, ये पहुंचा स्पाइक पे, ये पहुंचा पीक पर, अब यहां बंद होगा सोडियम चैनल, अब ये वापस से नीचे की तरफ आएगा, वापस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जाएगा। पॉजिटिव से वैल्यू घटते घटते कहां चली जाएगी? नेगेटिव की तरफ। सर ये नेगेटिव की तरफ क्यों जा रहा है? अब भाई इसलिए जा रहा है क्योंकि इस टाइम पे पोटेशियम का सडन इफ्लक्स होता है। पोटेशियम का इफ्लक्स होने लगता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, द सेल्स आर दी बैग्स ऑफ पोटेशियम, अंदर से पोटेशियम बाहर फेंक रहे हैं। तो जब पॉजिटिव आयन का लॉस होगा तो अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ बढ़ेगा। क्लियर हो गई? तो ये क्या है? रिवाइज करा दूं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, इसके नीचे क्या था? रेस्टिंग पोटेंशियल, आरएमपी। ठीक है, स्टिमुलेशन दिया, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को छुआ, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, पीक पहुंचा, सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल हुए बंद, सडनली नीचे आएगा बिकॉज ऑफ द फ्लक्स ऑफ पोटेशियम। दिस इज कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन। क्लियर? चलो जी, बहुत बढ़िया, रीपोलराइजेशन आपको समझ में आ गया। अब सर एनसीईआरटी ना कुछ अजीब सी लाइनें बताती है कि जी आपने मेरे को बता दिया एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, कि भाई सोडियम आया, पोटेशियम गया, ये सब, ये डीपोलराइजेशन हुआ, अंदर का चार्ज नेगेटिव था पहले, सोडियम के आने से पॉजिटिव होता चला गया। ऐसे ही तो समझ में आया। बट एनसीईआरटी ना इसको कुछ अलग तरीके से लिखती है। एनसीईआरटी क्या लिखती है भाई? पढ़ लेना, मैं समझा देता हूं एनसीईआरटी क्या लिखती है। देख भाई, ये सेल की मेम्ब्रेन है। क्या है मेम्ब्रेन? ये जो मेरा हाथ है अंदर वाला पामर सरफेस, इसको मैंने बोला इनर पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन पूरी, इसका कुछ हिस्सा मैंने यहां पे लिया। जो आउटर एस्पेक्ट है सेल मेम्ब्रेन का वो कैसा है? बताओ भाई, पॉजिटिव। अंदर कैसा है? बताओ, नेगेटिव। मैंने स्टिमुलस दिया, मेरा स्टिमुलस कहां गया? मैंने स्टिमुलस दिया, मैंने पेन चुभाया यहां पे, या किसी ने टच किया, तो सडन इन्फ्लक्स हुआ किसका? सोडियम चैनल्स का। तो जब सोडियम चैनल्स का इन्फ्लक्स हुआ, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पहुंचा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुले, तो ये जो स्पाइक आया उसमें अंदर क्या हुआ? सेल के अंदर जो नेगेटिव था वो किसमें कन्वर्ट होने लग गया? पॉजिटिव के अंदर। ये अंदर पॉजिटिविटी डेवलप होने लग गई इस साइट पर, बाहर नेगेटिविटी डेवलप होने लग गई। और इस सेगमेंट में तो सर हमने देख लिया, इस सेगमेंट में तो स्टिमुलस आ गया, अभी आगे कैसे जाएगा? भाई आगे तो अंदर नेगेटिव ही है ना, तो जो करंट होता है वो, इसको मान लिया मैंने साइट ए, इसको मान लिया साइट बी, इसको मान लिया साइट सी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो अंदर क्या हो गया? पॉजिटिव साइड ए पर पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करेगा, साइड ए से साइड बी में जाएगा फ्रॉम इनर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यहां से यहां जाएगा। लेकिन बाहर की तरफ देखेगा तो साइड बी से साइड ए की तरफ करंट जा रहा होगा। ये जो चक्कर है इसको कहते हैं करंट का सर्किट। एनसीईआरटी करंट का सर्किट बताती है। अब क्या हुआ? साइड बी में वही चेंजेस है, सोडियम आया, अंदर नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट आगे की तरफ दौड़ा और बाहर की तरफ उल्टा आया। तो ऐसे ऐसे करते करते किसी ने मेरे को स्टिमुलस यहां दिया, ऐसे करते 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 मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स को पार किया और ये सीधे कहां पहुंचा? मेरी खोपड़ी के अंदर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये अपने चला दिमाग की तरफ। तो ये जो न्यूरॉन्स ट्रेवल, जो इंपल्स ट्रेवल कर रही है न्यूरॉन्स में, ये होता है एक्शन पोटेंशियल की वजह से। समझ में आ गई मेरी बात? एनसीईआरटी की लाइन को एक एक पढ़ लेना, नहीं समझ में आए पूछ लेना, कमेंट में डाला करो, कोई डाउट्स हुआ करे डाल दिया करो। कुछ टॉपिक बायोलॉजी में, कोई भी टॉपिक कहीं से भी आपको समझ नहीं आ रहा हो डाल दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, एक एक लाइन ऐसी कर दूंगा कि समझ में आ जाएगा। नीट यूजी 11 12 कोई भी देख लो बायोलॉजी, कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है और एग्जाम में एकदम मस्त बढ़िया करके आओगे। जब तक के लिए मेहनत करो, पढ़ो, लिखो और एंजॉय करो।